Stressed about your HRM exams? Whether you're doing BBA, MBA or preparing for your UGC NET, बहुत कुछ है जो यूनिट 1 में आपको प्रिपेयर करना होता है. नेचर स्कोप ऑफ HRM से है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. HRM में क्या डिफरेंस है? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है पर्सनल मैनेजमेंट और HRM में क्या डिफरेंस है, हाउ दिस HRM गॉट इवॉल्व. सो बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वन शॉर्ट मास्टर क्लास में. स्पेसिफिकली ये प्रिपेयर किया गया है इस इंटेंशन से कि आपको ना सिर्फ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये सभी कॉन्सेप्ट्स समझ में आए, आपको ये भी पता लगे कि आपको एग्जाम्स में इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. सो दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट रिविजन गाइड फॉर एग्जाम. सो क्विकली ग्रैब योर notebooks and let's get started. Now, first we are going to start with the definition of HRM. What is HRM? See, HRM वो पार्ट है कुल मिलाकर के जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका, जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट की. सो जब आप ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट पे फोकस करते हैं, ऑब्वियसली हम उसे बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में जाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एडविन बी फ्लिपो की जो डेफिनेशन है दैट्स गोइंग टू बी वेरी यूज. इनका कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट के सभी काम करते हैं. हम प्लान करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसे? ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज को. यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोक्योर करते हैं, उन्हें रिक्रूट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उन्हें कॉम्पनसेट करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं, इंटीग्रेट करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ. सो ये सभी चीज़ें जो हम करते हैं, लेकिन किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं? ना सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि इंडिविजुअल यानी जो एम्प्लॉय है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, इनफैक्ट सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दैट हैज बीन गिवन फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट नेचर ऑफ HRM. HRM बहुत ही इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है. इसे हम इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसे आप मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते. ये मैनेजमेंट से बिल्कुल घुला मिला सा है, क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करे एक्चुअली में आप कुछ और मैनेज कर ही नहीं सकते. पीपल सेंट्रिक, सो एज द नेम सजेस्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज पीपल सेंट्रिक, बिकॉज यहाँ हम बात ही कर रहे हैं किसे मैनेज करने की? पीपल, लोगों को मैनेज करने की. पर्वेसिव फंक्शन. पर्वेसिव फंक्शन मीन्स ये हर जगह है. आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, आपको ये ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है ये हर जगह देखने को मिल जाएगा. दिस इज वेरी बेसिक टू ऑल फंक्शनल एरियाज. सो जितने भी फंक्शनल एरियाज होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड फंक्शनल एरियाज कौन से होते हैं. सो आपका जो प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग, फिनेंस, ये सब फंक्शनल एरियाज होते हैं एक बिजनेस के. इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी आर सेइंग बेसिक है. बेसिक तो है ही. क्यों? क्योंकि यही ह्यूमन रिसोर्सेज तो प्रोडक्शन मैनेज करने वाले हैं, यही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो आपके बाकी सभी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आपका फिनेंस और आपका मार्केटिंग, सभी कुछ ये ह्यूमन रिसोर्सेज ही मैनेज करने वाले हैं. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस भी यस ये है, क्योंकि हर वो काम जो आप यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन है, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, आप ये कहीं नहीं बोल सकते कि मैंने अब ये काम कर लिया, आई एम डन, अब मुझे दोबारा नहीं करना. हर बार आपको ये करते ही रहना पड़ता है. पुराने लोग जाते हैं, नए सिलेक्ट करने होते हैं, आप जॉब्स का एनालिसिस आज कर रहे हैं, कल कुछ चेंजेस होंगे, आप फिर एनालिसिस कर रहे होंगे. सो ये जितनी भी चीज़ें जो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, क्या क्या हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हैं, ये सभी बहुत कंटिन्यूअसली चलता रहता है. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि जो नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं इन ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, एक्चुअली में वो जो नॉलेज है वो हमें कई सारे डिसिप्लिन से लेकर मिलती है. साइकोलॉजी से लेकर सोशियोलॉजी तक,
और इनफैक्ट बाकी बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ से हम नॉलेज लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जोड़ते हैं और तब हम जाकर ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर पाते हैं। ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि ये कला है कि आप लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। जो तरीका आप एक पर अपना रहे हैं कई बार वो दूसरे पर आप नहीं अपना पाते हैं। सो आर्ट है। साइंस इसलिए क्योंकि कई प्रिंसिपल्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होंगी कि ये करने से ये रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स से अगर मैं कुछ पॉजिटिव करती हूँ तो मैं मोटिवेट कर पाऊंगी। अब कितना किसको कर पाएंगे या किस तरह से कर पाएंगे वो ज़रूर कला है, लेकिन एक साइंस है इसके पीछे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको समझाता है। नेक्स्ट इज इट्स अ सर्विस और स्टाफ फंक्शन। सर्विस फंक्शन या स्टाफ फंक्शन एचआरएम को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक्चुअली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसका काम है सर्विसेज देना, असिस्ट करना एम्प्लॉयज़ को, लाइन मैनेजर्स को, जहाँ भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं, लेट्स से कुछ पॉलिसीज़ हैं जो उन्हें नहीं पता हैं और जानना चाहते हैं क्या क्या है जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। बहुत सारी पॉलिसीज़ लाइक लीव पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड, सो सभी चीज़ों पर जब आपको कोई गाइडेंस चाहिए वो भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही प्रोवाइड करता है। Lastly, we are saying action, development and future oriented. Human resource management obviously it is development oriented because यहाँ हमारा objective है कि हम human resources को इस तरह से integrate कर दें अपने पूरे management में कि आपका जो result है वो बहुत अच्छा आए, फ्यूचर में आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाएं, आगे लेकर जा सकें। ऑब्वियसली ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बट एम्प्लॉयज को भी साथ में। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ एचआरएम। एचआरएम के स्कोप में हम बात करते हैं कि एचआरएम में आखिर क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले आता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब है ये प्लान करना कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करें कि हमारे पास सही समय पर, सही टाइम पर, सही क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हों, ना कहीं शॉर्टेज हो किसी डिपार्टमेंट में, ना ही कहीं उसका सरप्लस हो। सो ऑप्टिमली हम उसे यूटिलाइज कर पाएँ, चीज़ों को फोरसी करके पहले से उसके लिए हमें जो ज़रूरत है हम वो चीज़ें करें। अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट द प्लानिंग पार्ट। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। जब ये प्लानिंग हो जाती है उसके बाद बात आती है रिक्रूटमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रिक्रूटमेंट होता है एक पूल क्रिएट करना उन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं। जब आप वो पूल क्रिएट करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का जिसमें से आप फर्दर सिलेक्शन करने वाले हैं तो उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन वो पार्ट है जहां अल्टीमेटली आप सिलेक्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ को। अब इसका भी एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जब आप सिलेक्ट करते हैं, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप उनका इंटरव्यू लेंगे, उनके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स होते हैं बहुत सारे, आप वो कंडक्ट करते हैं, मेडिकल चेकअप करते हैं, रेफरेंसेस पूछते हैं एंड फाइनली अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो फिर आप उसे ऑफर लेटर देते हैं। ये करने के बाद क्या करेंगे? अब हम करेंगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है ये इंश्योर करना कि आप किसी भी एम्प्लॉय को उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसका पैशन है, जो उसका इंटरेस्ट है और साथ ही साथ ध्यान में रखते हुए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सही इंसान को सही जगह पर प्लेस करें। दिस इज प्लेसमेंट। इंडक्शन होता है आप एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप एम्प्लॉय को बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हम किन सर्विसेज प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ को तो वो किसे अप्रोच कर सकता है। सो वो सब चीज़ें जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसे एक तरीके से फॉर्मल वेलकम करते हैं उसका और उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वैसे ये दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रेनिंग होता है जब आप बात करते हैं जॉब रिलेटेड स्किल्स इम्पार्ट करने की, और जब आप किसी एम्प्लॉय की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी कॉल दैट डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी देयर इज अ लॉट दैट एन एचआर मैनेजर नीड्स टू कवर। सो किसको हम ट्रेन करने वाले हैं, कैसे ट्रेन करने वाले हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव है या नहीं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एचआर मैनेजर, और इनफैक्ट अगर ट्रेनिंग मैनेजर सेपरेटली है सो करता है। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन। कोई भी एम्प्लॉय बिना कॉम्पनसेशन के आपके साथ काम नहीं करने वाला। जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसे आप जो वो सर्विसेज दे रहा है आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि उसके बदले में आप उसे कुछ रिटर्न दें, आप उसे कॉम्पनसेट करें। ये कॉम्पनसेशन में हम बेसिक सैलरी बेस आपका कॉम्पनसेशन और सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, जिसमें बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स आते हैं, आप वो सभी उसे प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं उसे, लाइक आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर में एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, टू सी कि उसको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो, वो बहुत कंफर्टेबली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। एट टाइम्स उसके रिक्रिएशन के लिए कुछ चीज़ें उसे अवेलेबल करवाई जाएंगी, सो बहुत सारी चीज़ें, कैंटीन और इस तरह की चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम वो है जो पर्सनल मैनेजमेंट में, जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं था तब भी किया जाता है और अभी भी ज़रूरी है। सो आपको एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, कब उसने ज्वाइन किया, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, सो मे बी उसके सभी डॉक्यूमेंट्स, उसका कैसी परफॉर्मेंस है, क्या उसका फीडबैक आया, इवन लीव्स कितनी ली, सब कुछ। और जब वो छोड़कर जाएगा सो उसने कब रिजाइन किया, ऑल वो सारे रिकॉर्ड्स आपको एज एन एचआर मैनेजर अपने पास मेंटेन करके रखने हैं। अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रेजल की जब हम बात करते हैं इसमें एक्चुअली दो चीज़ें आती हैं, एक है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस, यानी कि उसने जो काम हमने उसे दिया था वो काम उसने कितने अच्छे से किया वो देखते हैं। पोटेंशियल अप्रेजल में हम देखते हैं कि आगे हम उस एम्प्लॉय को जो चीज़ ऑफर कर सकते हैं, मे बी अ हायर पोजीशन, क्या वो उस हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का पोटेंशियल रखता है या नहीं। सो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट दोनों ही में परफॉर्मेंस या पोटेंशियल हम एम्प्लॉय को अप्रेज करते हैं। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब्स हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। सो जॉब रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। हर जॉब के लिए ये समझा जाता है कि इस जॉब पर काम करने के लिए क्या रोल है, क्या टास्क्स हैं जो एक एम्प्लॉय को करने होंगे, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स हैं जो हमें उस एम्प्लॉय में चाहिए जो उसे परफॉर्म करेगा। सो स्किल्स, उसका क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसे टेक्निकली कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। सो दीज टू आर एक्चुअली द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन, आई एम श्योर आप सबको समझ में आता है कि मोटिवेशन में हम एम्प्लॉयज़ को स्टिम्युलेट करते हैं कि हम जो उससे करवाना चाहते हैं वो उसे करें। अब ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए बहुत सारे फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन। सो जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है, वो भी अपने आप में एक काम है एचआर मैनेजर के लिए उसे प्रोसेस करना। जब हम सेपरेशन की बात करते हैं, इसमें सिर्फ वो ही नहीं आता कि जब एम्प्लॉय खुद रिजाइन कर रहा है, बहुत बार एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनेट करती है, कई बार हमें उन्हें ले ऑफ करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें भी हम सेपरेशन में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, industrial relations may we need to see that we maintain there is a healthy relationship that is maintained between the organization, the management and the employees. So
दैट ऑल्सो इज समथिंग जहां HR मैनेजर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है इस बात के लिए कि हम जो भी करवाना चाहते हैं उससे हम उससे करवा पाएं. अभी जैसे हमने पहले भी कहा, हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. कोई एम्प्लॉय सैलरी से मोटिवेट होगा, कोई प्रमोशन से मोटिवेट होगा. सो क्या चीज किस पर काम करेगी, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है. इसमें बहुत सारी थियरीज हैं जो हम वीडियोस में कवर करते हैं, विच यू कैन चेक आउट फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, जहां एम्प्लॉयज की ऑल राउंड डेवलपमेंट एक ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का. वो कोशिश करता है कि जो एम्प्लॉय है उसे सिर्फ जॉब रिलेटेड स्किल्स ना दिए जाएं, उसे कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएं जो बाद में भी उसके काम आएंगी. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट. सो ये जो चीजें हैं वो उसको लेटर ऑन में भी हाई पोजीशंस में भी उसको काम आती हैं. सो अगर आप ये सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन पर वर्क कर रहे हैं, यू मे कॉल इट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज का वेलबींग, एम्प्लॉयज जो हैं वो खुश रहें, वो बिल्कुल कंफर्टेबली रहें ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत ज़रूरी है. ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर वो आप उनकी वेलबींग पर ध्यान नहीं देंगे, वो बहुत समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में टिकना नहीं चाहेंगे. अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, मे बी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहेंगे विच इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Effective utilization of resources. As we said earlier, human resource management का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ हम मैनेज कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ ही वो जो मेन वाला पार्ट है वही अल्टीमेटली मैनेज करने वाला है बाकी सभी चीज़ें, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो मशीनरी है. सो सब कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज करने वाले हैं. सो बहुत ज़रूरी है कि आप इन रिसोर्सेज को बिल्कुल इफेक्टिवली यूटिलाइज करें. अब वो कैसे करेंगे ये हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉयज़ को आप कई बार बहुत सारी चीज़ें देते हैं, आप मोटिवेट भी करते हैं अपनी तरफ से, फिनेंशियल आप बेनिफिट्स देंगे, नॉन फिनेंशियल देंगे, बट अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज कि आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होने चाहिए. अगर वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका क्या रीज़न है और उसे कैसे सेटिस्फाई किया जाए. नेक्स्ट इज प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम अचीव करना चाहते हैं इस पूरी एक्टिविटी के थ्रू, कि प्रोसीजरली हम एडमिनिस्टर कर पाएँ, हम ये देख पाएँ कि सब चीज़ें सही चल रही हैं, जहाँ जो जैसा होना चाहिए वैसे ही है, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, किसी भी प्रोसीजर में कहीं पर भी लैप्सेस नहीं आ रहे. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने में, जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली जो अचीव करना चाहती है वो कर पाती है. सो जो स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जो उसका विजन है, जो उसका मिशन है, वहाँ उसे वो अचीव तब कर पाएगी जब ह्यूमन रिसोर्सेज साथ होंगे, और वहाँ उन ह्यूमन रिसोर्सेज को साथ में लाना HR मैनेजर का काम है. सो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट आप ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है जो HR मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स HR मैनेजर को जब वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है ये भी देखना है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की, अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग जेंडर, आप एज के जो लोग हैं, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं वो बिल्कुल खुशी खुशी अच्छे से वो काम कर पाएँ. एक जूनियर है, एक सीनियर है, एक की एज ज़्यादा है, एक की कम है, एक मेल है, एक फीमेल है, सबकी नीड्स अलग अलग हैं और सभी के पर्सपेक्टिव्स अलग होंगे. उन सभी में तालमेल बिठाना ये एक ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. इंक्लूजन में हम ये भी कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स या जो और डिसेबल्ड कैटेगरीज हैं हम बोलते हैं, उनको भी आप
उसमें इंक्लूड करें मेन स्ट्रीम में, उन्हें भी पूरा मौका दें ताकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाए। नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपके पास सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि वो चेंज आप तो करना चाहते हैं, कोई और नहीं करना चाहता। सो देयर इज ऑलवेज रेसिस्टेंस दैट यू विल गेट फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब ये रेसिस्टेंस को मैनेज करने के भी तरीके हैं। आप कैसे उन्हें डिसीजन लेते समय इन्वॉल्व करेंगे, क्या रीजंस हैं, वो आप समझेंगे कि क्यों आखिर वो जो एम्प्लॉय है वो इस चेंज को नहीं चाहता, और किस तरह से आप उसकी उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करेंगे। ये सारा कुछ हम चेंज मैनेजमेंट में समझते हैं, और ये सब है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को करना होता है। नेक्स्ट कम्स मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इस पार्ट में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंटेनेंस पर ध्यान रखना पड़ता है एम्प्लॉय की। ये देखना पड़ता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो सही से हो। आप सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू और बाकी सब चीज़ों के जरिए उस स्ट्रक्चर, जो हायरार्की है, जिस तरीके से आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल सेट किया है, उस सब को आप मेंटेन करके रख पाएं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स पर पहुंच पाए। उसका कई बार वो गोल होता है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, कई बार वो गोल होता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कई बार वो ये चाहती है कि कस्टमर सर्विस का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है और कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उसको पूरा कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ये हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। इसे हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में समझेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर स्पेसिफिक फोकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो ये करेगी तो वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ खींच पाएगी। लोग आना चाहेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हें ज्वाइन करने के लिए बहुत उनका आप कह सकते हैं क्यू होगी, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी आप रिटेन करके रख पाएंगे। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी जो हमने सब चीज़ों की बात की उन ऑब्जेक्टिव्स पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को रिटेन करके रख पाएं। नेक्स्ट इज कमिटेड एंड लॉयल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक हाई बहुत अच्छा सा ल्यूक्रेटिव सा पैकेज उनको ऑफर करना, ये भी शायद आप कर लेंगे, लेकिन वर्कफोर्स कैसे कमिटेड हो, कैसे आप उसको लॉयल बनाकर रखें, ये अपने आप में, जैसा हमने पहले कहा था, एक आर्ट है, एक साइंस है। यू नीड टू अप्लाई दैट एंड यू नीड टू सी कि कैसे आप वो कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि वो कमिटेड हो, इसलिए HRM आपका ज़रूरी है। नेक्स्ट इज हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। जब हम एक साथ काम करते हैं बहुत सारे इश्यूज आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में एंड आप उनसे बच एक्चुअली नहीं सकते। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और अदरवाइज इश्यूज आ सकते हैं, बट उस रिलेशन को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि आप सब पॉलिसीज़ बनाएं, अच्छे से उनको कॉम्पनसेट करें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें ताकि वो खुश रहें, एम्प्लॉई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से खुश रहे और अच्छे रिलेशनशिप्स हों। चेंज मैनेजमेंट, अभी हमने बात की थी कि चेंज मैनेजमेंट, चेंज तो ज़रूरी है, अगर चेंज ज़रूरी है तो चेंज मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस चेंज को मैनेज करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी हमें लोगों से, और उन्हें मैनेज करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटी। क्या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करता है? एक्चुअली में अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोसाइटी के लिए भी करते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट। क्या कर सकते हैं आप? सो वन इज यू बैलेंस एंड मैच बिटवीन जॉब्स अवेलेबल एंड जॉब्स। आप उन जॉब सीकर्स को अच्छे से यूज कर पाएं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एज एन HR मैनेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशियो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एक एम्प्लॉय को जब आप उसके वर्क प्लेस पर सेटिस्फाइड रखते हैं तो एक्चुअली में वही एम्प्लॉय है जो बाद में घर जाएगा और
और लोगों से, अपने घर पर फैमिली से इंटरेक्ट करेगा, और ना सिर्फ अपनी फैमिली और बाकी जो सोसाइटी में लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। सो अगर वो एम्प्लॉय यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल पर सेटिस्फाइड है, आप उसे यहाँ सेटिस्फाई बना पाए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 6 बजे जब वो 7 बजे अपने घर पहुंचेगा तो फिर वो बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकली इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत फ्रस्ट्रेट होकर आता है तो वो बाकी लोगों के साथ घर आकर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बिहेव कर पाता। सो वहाँ वो जो सोशियो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, वहाँ भी HR वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इज इट एलिमिनेट्स वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बहुत ही बारीकी से ये देखता है कि कहाँ हम एम्प्लॉय को कैसे यूज़ करें, किस जगह पर हम उसे प्लेस करें कि हम उससे अच्छे से काम ले सकें, क्या वो उस काम के लिए सक्षम है, क्या उसे कहीं और भेजा जाना चाहिए, क्या कमी आ रही है, क्या हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। सो बेसिकली जब आप ये सारी चीज़ों पर काम करते हैं, आप उसे सिखाते हैं कि कैसे काम करना है। आप ना सिर्फ उसका फिजिकल जो स्ट्रेस है उसे कम करते हैं, उसका मेंटल स्ट्रेस को भी आप जो है टेक केयर कर पाते हैं। और जब आप फिजिकली मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, कैसे एम्प्लॉय होंगे, आपका HR मैनेजर इतने अच्छे से आपका ध्यान रखेगा, सो आपका सोसाइटी लेवल पर जो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्टेटस टू एम्प्लॉयज। जब आप एम्प्लॉयज को एज एन HR मैनेजर इस काबिल बना देते हैं कि वो अपना बेस्ट दे पाए, वो ग्रो कर पाए आगे, आप उसकी डेवलपमेंट पर काम करते हैं, आप उसके वेलफेयर पर काम करते हैं, उसे घर लेना है, उसे गाड़ी लेनी है तो उसमें भी आप उसकी हेल्प करते हैं, उसको मेडिकल उसकी जो है उसके लिए भी आप उसे हेल्प करते हैं। सो अल्टीमेटली आप उस एम्प्लॉय का सोसाइटी में जो स्टेटस है उसे भी इम्प्रूव करते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जो आप सोसाइटी के लेवल पर कर सकते हैं एज एन HR मैनेजर। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेट अस अंडरस्टैंड वो कैसे है। आप जब काम करते हैं मैन पावर पर, आप कमिटेड बनाते हैं उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन यही जो कमिटेड मैन पावर है, जब वो कमिटेड होगी, जब वो बहुत एफिशिएंटली काम करेगी, ऑब्वियसली वो ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, वो नेशन को हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। स्किल्ड एंड एफिशिएंट पीपल आप इसमें प्रोड्यूस करते हैं एज एन HR मैनेजर। आप ये काम, इस चीज़ पर काम करते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसा कि हमने बोला, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो नेशनल लेवल पर इस चीज़ की बहुत रेलेवेंस है जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे आप ग्रो करेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ग्रो करेंगे तो आपकी इकोनॉमी एक्चुअली में ग्रो करेगी, और कोई भी नेशन ऐसे ही ग्रो करता है जब उसकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो दे पाता है, लोगों का अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। सो अल्टीमेटली वी आर सेइंग एक्चुअली आप एक नेशन को सेल्फ सफिशिएंट होने में हेल्प कर सकते हैं, आप एक नेशन की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इट प्रोवाइड्स एन एज, जिसके बेसिस पर आप बाकी कंट्रीज के साथ एक्चुअली में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। सो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर काम करते हैं एंड कितना आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, इसी के बेसिस पर जब आप एक मैक्रो लेवल पर सोचेंगे, एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है इसी चीज को लेकर कि आप कितने डेवलप्ड हैं, आपका नेशन कितना डेवलप्ड है, और दूसरी कंट्रीज में कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ कितनी सेल्फ सफिशिएंसी है, कितना वो डेवलप्ड है। Next, let's talk about the evolution of human resource management. Evolution of human resource management में हम ये समझेंगे कि कैसे एक्चुअली में ये human resource management लेट 90s से लेकर अब तक इवॉल्व हुआ। बहुत सारी स्टेजेस में हुआ ये। उन स्टेजेस में सबसे पहले इनिशियली आप देखेंगे कि जब लेट 90s में ग्रोथ हुई ट्रेड यूनियनिज्म की, ट्रेड यूनियनिज्म बना, जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने एकजुट होकर अपनी चीज़ें आगे रखना शुरू किया। उन्हें समझ में आया कि हमें अपने राइट्स के बारे में बात करनी है। देन केम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। दिस वॉज द टाइम जब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये समझा कि आप
ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरह से कमोडिटाइज नहीं कर सकते कि कमोडिटी की तरह उससे डील करें। हमें ये समझना होगा कि वो भी उनके ग्रीवियंसेस हैं, हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग पर आना होगा और एम्प्लॉयज को एक अलग लेवल पर हमें ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट केम साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, आई एम श्योर ये आपने पढ़ा होगा पहले, जहां टेलर ने ये बताया कि देयर इज वन बेस्ट वे टू डू अ थिंग। हर चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कैसे करना है उसका एक तरीका है, आप उसे करिए और बहुत साइंटिफिक तरीके से आप फिर आगे इस तरह से बढ़ पाएंगे। यहाँ टाइम स्टडी, मोशन स्टडी जैसी कुछ टेक्निक्स हैं जिन पर बात हुई और इस तरह से धीरे धीरे कैसे आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करेंगे, उन्हें ट्रीट करेंगे, ये चेंज होता गया। इसके बाद बात आती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की, जहाँ ह्यूगो मंस्टरबर्ग, इन्होंने बहुत जो है अपना एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। इन्होंने बात की साइकोलॉजी पर। इन्होंने ये समझाया कि जब आप डील करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ तो आपको समझना पड़ता है उनकी साइकोलॉजी को और उसके बेसिस पर आपको ये देखना पड़ता है कि कैसे इनकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स और इनकी मेंटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं एक जॉब की होती हैं और किस तरह से आप उसे मैच करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट केम ह्यूमन रिलेशंस एरा। ह्यूमन रिलेशंस एरा ने बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझाया कि आप एम्प्लॉयज़ के साथ जब काम करते हैं आपको ये देखना पड़ता है कि एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल लेवल पर कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, आप किस तरह से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से ग्रुप डायनामिक्स काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन अगर आप समझ जाएं तो आप बहुत अच्छे से ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील कर पाएंगे। सो ये सभी चीज़ें आपने ह्यूमन रिलेशंस एरा में हम कवर करते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स भी इसी का एक पार्ट है, जहाँ पर आप ये समझते हैं कि कैसे जब आप एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं, जब एम्प्लॉय को लगता है कि उसे सुना जा रहा है, उसकी केयर की जा रही है, तो कैसे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट केम पर्सनल मैनेजमेंट ग्रोथ। सो दिस वाज द टाइम जब पर्सनल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं फाइनली इन सभी चीज़ों से मिला जुला करके डेवलप हुआ, जहां एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था हर चीज़ का, एम्प्लॉयज़ को काम करवाया जाता था, उन्हें कॉम्पनसेट किया जाता था और इसमें फिर कुछ कुछ चीज़ें स्ट्रक्चरल लेवल पर फैक्ट्रीज एक्ट जो है इनैक्ट हुआ। सो ये सब चीज़ें, दिस इज़ द स्टेज जहां हम बोल सकते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट ग्रो किया। इट हैपेंड अराउंड समवेयर अराउंड 1930s to 1950s। सो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे वैसे ओवरलैपिंग है। फिर बात आती है बिहेवियरल साइंस एरा की। बिहेवियरल साइंस एरा में हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसे यूज़ करते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। लाइक जॉब एनरिचमेंट, सो कैसे आप उसे चैलेंजिंग टास्क दे के मोटिवेट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेशन अगर आप उसका ले तो कैसे आप उसकी डिसीजन मेकिंग में जब आप पार्टिसिपेशन लेते हैं आप कैसे चेंज मैनेजमेंट आप कर पाते हैं, रेसिस्टेंस को ओवरकम कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलती है। सो यहाँ आप बिहेवियरल साइंस पर फोकस धीरे धीरे किया जाने लगा। फिर बात आई सिस्टम्स अप्रोच एरा की। सिस्टम्स अप्रोच एरा में ये समझा गया कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक्चुअली में एक बहुत बड़े सिस्टम का एक पार्ट है। उस सिस्टम में फिनेंस भी है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, R&D है, ये सब चीज़ें उस सिस्टम्स का पार्ट हैं और उनमें से फिर एक पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। सिस्टम्स अप्रोच का ये मानना होता है कि एक सिस्टम कई सारे इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडेंट सिस्टम से मिलकर बना है और वही सारे सब सिस्टम्स उसको पूरा करते हैं। इसमें यह भी माना जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो अपने आप में बहुत सारे इंटरलिंक्ड जो है कनेक्टेड पार्ट्स डिपार्टमेंट्स से लेकर बना है। सो यू कैन से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसका पार्ट होता है, कॉम्पनसेशन उसका पार्ट है, वेलफेयर उसका पार्ट है। सो ये सभी चीज़ों को जब आप मैनेज करते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट्स पे आप वर्क करते हैं, यू वुड बी एबल टू वर्क ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ सिस्टम प्रॉपरली। नेक्स्ट कम्स कॉन्टिजेंसी अप्रोच एरा।
Contingency approach era says कि there is no one best solution that fits all the requirements. So आपको contingent to the situation आपको देखना पड़ता है क्या चीज कहाँ काम करेगी. आप एक टेलर्ड सोल्यूशन नहीं बना सकते. सो यहीं से इनफैक्ट आप देखेंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है आपके एम्प्लॉयज़ को, और ये जो आप चेंजेस देख रहे हैं कि अलग तरीके से हर एम्प्लॉय को डील किया जाता है, ये कॉन्टिजेंसी अप्रोच आपकी ही आप कह सकते हैं कि देन है. HRM ट्रांजिशन, सो फाइनली यू कैन से समवेयर अराउंड 1980s वी केम टू दिस थिंग कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक्चुअली में ये एक टूल नहीं है सिर्फ जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, जिनका अभी तक इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो भी चीज़ें हम कह रहे हैं कि उनकी साइकोलॉजी को समझना, उनकी मेंटल प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं वो समझना, ये सिस्टम है नहीं है. सो बेसिकली यहाँ तक हम सब बात करते आ रहे हैं कि कैसे आप उन वैल्यूएबल जो हमारी इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं आप उनको इस्तेमाल करें. सो अब तक बात होती थी उन्हें इस्तेमाल करने की एज ए टूल, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली इट इज़ रेवोल्यूशन जहाँ पर ये समझा गया कि आप अगर एम्प्लॉय को एक एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और सब कुछ उनके लिए करना चाहेंगे, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, आप अगर पूरी तरह से एम्प्लॉय फोकस्ड होंगे सो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी. सो दिस इज हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फाइनली गॉट इवॉल्व्ड. नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं. फर्स्ट इज अट्रैक्टिंग द टैलेंट. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे मैं टैलेंटेड, बहुत लोग हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, मे बी वो और ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करते हैं, लेकिन आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि वो अट्रैक्ट हों, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. आप कहें कि जॉब वैकेंसी है तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आप देखें कि आ जाए और वो आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें. ये करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है. नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर. कई बार आपके पास मैन पावर होती है बट स्किल्ड नहीं होती. आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं काम करने के लिए, लेकिन जैसे एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए जिस स्किल के और जो एक्सपीरियंस और जो चीज़ें आप उनमें चाहते हैं कई बार वो नहीं होती. उस शॉर्टेज को पूरा करना, अगर बाहर ही लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जब आप रिक्रूट करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, उसकी शॉर्टेज है, आप कैसे फिर भी उनको हायर करके, आप उसे फिर भी डेवलप करके और उनको ट्रेन करके इस काबिल बना सकते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल हों. ये एक चैलेंज है HR मैनेजर के लिए. नेक्स्ट इज ग्रोइंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस. वी ऑल नो आज एम्प्लॉय सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे सैलरी दो चलेगा, या मुझे बस आप प्रमोशन दे दीजिए टाइमली, आई एम हैप्पी, इंक्रीमेंट दे दीजिए, दैट्स इट. अब ये लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही है. उन्हें अपने लिए वेलफेयर वो दे वांट कि आप अगर उन्हें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वहाँ पे भी आप उन्हें हेल्प करें. डे केयर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए. आप उनके रिक्रिएशन का भी ध्यान रखें, आप में भी उन्हें बाहर भी लेकर जाएं ट्रिप्स पर. सो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो अब एम्प्लॉयज़ रखते हैं. उन सभी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना एक चैलेंज है, और वो भी तब और भी ज़्यादा मुश्किल है जब हर एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है. नेक्स्ट इज ह्यूमन साइकोलॉजी. ये एक चैलेंज है सभी के लिए वैसे तो, लेकिन क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे. एंड ये चैलेंजिंग है. चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स रिसोर्स है. हर ह्यूमन दूसरे से अलग है. वो कैसे बिहेव करेगा, एक ही चीज़ को लेकर दो अलग अलग लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. कैसे आप उन दोनों को मोटिवेटेड रखेंगे, सेटिस्फाइड रखेंगे. सो ये एक चैलेंज है जो पूरा हो सकता है उनकी साइकोलॉजी को समझकर. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. एम्प्लॉयज़ को आप सिर्फ कॉम्पनसेशन और एट टाइम्स सिर्फ प्रमोशन देकर भी एम्पावर जब तक आप उसे नहीं करेंगे, आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सो अगर आप एज एन HR मैनेजर चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएं एंड आप उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ, ज़रूरी है कि आप उन्हें एम्पावर करें. एम्पावर करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत कुछ. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आप वो कैसे करने वाले हैं. नेक्स्ट इज मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी.
इस पर अभी हमने बात की थी कि मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, बहुत तरीके के लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मेल्स फीमेल्स हैं, अलग एज के लोग हैं। बहुत बार आपको देखने को मिलता है कि एक 25-30 इयर्स का जो मैनेजर है उसके नीचे 50 इयर्स 45 इयर्स के लोग काम कर रहे हैं, और वो जब उसको रिपोर्ट करते हैं उनसे काम करवाना, क्योंकि अलग एक वो चैलेंज है, कैसे वो हो पाएगा, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर बिठा पाएंगे कि सब लोग अपने रोल से खुश हों, एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करना चाहें, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें। तो ये सब जब आप मैनेज करते हैं उसे बोलते हैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ये अगेन ये ऐसा चैलेंज है क्योंकि सब लोग अलग हैं और सबकी नीड्स एस्पिरेशंस डिफरेंट हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स। अभी जो हमने बोला, आप साइज जो है वो भी चेंज हो रहा है। एक कंट्री लेवल पर भी अगर आप देखेंगे, सो पहले बहुत कम मेल फीमेल होती थी जो आप देखते थे कि वर्कफोर्स में इंक्लूडेड होती थी। नाउ बहुत सारी फीमेल्स हैं। सो जो डेमोग्राफिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, आपका साइज चेंज हो रहा है कि किस लेवल पर आप पहले काम करते थे, आप किस लेवल पर आप अब काम कर रहे हैं। सो जब ये वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स चेंज होते हैं, ये भी एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि पहले के हिसाब से मे बी वो सब सिस्टम सेट था। जब ये चेंजेस आएंगे तो फिर उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए आपको एज एन एचआर मैनेजर बहुत चीज़ें हिलानी पड़ेंगी। जब आप वो हिलाएंगे फिर इश्यूज आएंगे। सो अगेन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज रिटेनिंग द टैलेंट। अट्रैक्ट करना एक प्रॉब्लम है, बट उनको रिटेन करके रखना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप रिटेन नहीं कर पाएंगे तो आप एक लूप में फंसे रह जाएंगे। ये लोग आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और आप फिर नई हायरिंग पर लगे रहेंगे, और ये प्रोसेस एंडलेसली चलता जाएगा, जिसकी ऑब्वियसली बहुत कॉस्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी होती है। सो रिटेनिंग द टैलेंट एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चैलेंज है एचआर मैनेजर के लिए। वर्क लाइफ बैलेंस, अभी जो हमने कहा, नाउ देयर आर मोर फीमेल्स हु आर वर्किंग। जब कपल्स में आप देखेंगे कि मेल्स फीमेल्स दोनों ही वर्किंग हैं, दे वुड वांट कि एक वर्क लाइफ बैलेंस हो, जहां पर वो अपनी फैमिली अपने काम दोनों को सही तरीके से एफिशिएंटली कर पाएं। वो ये कर पाएं, इसके लिए एचआर मैनेजर को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप देखेंगे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। ये चैलेंज हो सकता है देना, लेकिन अगर वो नहीं प्रोवाइड करेंगी देन अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन। एज एन एचआर मैनेजर आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो एनवायरनमेंट डायनामिक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरली आप बोल सकते हैं, पॉलिटिकली, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हिल रही हैं, आपके कंपटीशन में चेंजेस आते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्ड करना है। आपके लिए चैलेंज है कि कैसे आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्टिवेट कर पाएंगे, इस तरह से उनको मोल्ड कर पाएंगे कि वो एनेबल करें ऑर्गेनाइजेशन को उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो वहाँ ये एक चैलेंज है कि क्या आप ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दैट्स अ चैलेंज। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो कल्चर पर वर्क करे। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, वहाँ कैसे चीज़ें काम करती हैं, ये सब चीज़ समझना, उस कल्चर को डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। और ये डायनामिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने कल्चर सेट किया और ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। उसे डायनामिक बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। न्यू टेक्नोलॉजी, वी ऑल नो, हर बार एक नई टेक्नोलॉजी आती है, और आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी सर्विस में हो, उस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आप देखेंगे आप पर पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी एआई का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन पर किसी न किसी तरीके से पड़ रहा है। अब जब ये इम्पैक्ट आता है तो कैसे आप डील करेंगे। जब कंप्यूटर्स आए थे सो एचआर मैनेजर्स को ट्रेन करना पड़ा था एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर्स चलाने के लिए। सो सिमिलरली एआई के साथ भी आप कैसे डील करेंगे, किस तरीके के इश्यूज आने वाले हैं,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड मे बी आपको बहुत सारे लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा, सो कैसे आप डील करने वाले हैं, दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ चैलेंज। मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, सो आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बनाकर रखने हैं, ये आप चाहते हैं बट ये काम आसान नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इट इन चैलेंजेस। नेक्स्ट इज चेंज इन लॉ एंड रेगुलेशन। कई बार हम कुछ चीज़ें अपनी बना लेते हैं कि ऐसे फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स हो सकता है कि मिनिमम वेजेस आप मिनिमम क्या पे कर सकते हैं, ओवर टाइम, सो इस तरीके से बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। नॉट जस्ट दिस पेमेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लॉज रेगुलेशंस होते हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर, उसके बिजनेस पर, और जब वो चेंजेस आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अकॉर्डिंगली फिर उस चीज़ के साथ कोप अप करना होता है। और एचआर मैनेजर के लिए फिर आता है चैलेंज कि कैसे वो ये उन ह्यूमन रिसोर्सेज के जरिए करवाने वाला है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस। इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक एचआरएम जो है वो अब एक नया कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हुआ है। अब स्ट्रैटेजिक एचआरएम में आप ये देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को तैयार कर पाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पर, ताकि वो काम कर सकें और उस पर आगे बढ़ सकें। सो कैसे आप अपने उस कंपटीशन से लड़ेंगे, और यू नो दे कुड बी वेरी अदर वेज, और इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में ही कैसे आपके लिए एक कोर कॉम्पिटेंस बन सकता है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इतना एसेट एक अच्छा बना दीजिए कि आप उसके बलबूते ही बाकी कंपटीशन से लड़ सकें। अब ये काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को करना है और ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग है। नेक्स्ट इज एथिकल इश्यूज इन एचआरएम। एज एन एचआर मैनेजर आपको ना सिर्फ ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों, आपको ये भी देखना है कि आप उन गोल्स को पूरा करते हुए कहीं एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत ना कर दें। सो बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं जो एचआर के सामने आते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये देखना कि सभी पॉलिसीज जो आपने बनाई हैं वो उस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ बनाई जाए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। जब आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, सो बहुत सारी चीज़ें कि आप सबको फेयर अपॉर्चुनिटी दें, ऐसा ना हो कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, इस तरीके के इश्यूज नहीं आने चाहिए। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। बहुत बार जब सिलेक्शन होता है, इंटरव्यूज होते हैं, यू नो बायसनेस और फेवरेटिज्म था, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मौका देते हैं तो हमें सबको इक्वल फेयर अपॉर्चुनिटी देनी है। आप ट्रेनिंग के लिए जब नॉमिनेट करते हैं, मैनेजर्स नाम देते हैं अपने अंडर कुछ एक एम्प्लॉयज का, मे बी 10 में से 2 का, सो वो कौन से 2 एम्प्लॉयज का नाम दे रहे हैं, ये बहुत इंटेग्रिटी के साथ उन्हें डिसाइड करना चाहिए। सो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ एथिकली कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगेन जब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उस एम्प्लॉय ने कैसे अप्रेज किया, वहाँ भी कोई बायसनेस, कोई फेवरेटिज्म या कुछ एम्प्लॉय जो बहुत अच्छे से बटरिंग करता था बॉस की, ऐसा ना हो कि उसका अप्रेजल बहुत अच्छा चला जाए और उसका प्रमोशन हो जाए, और कोई एम्प्लॉय जो ये नहीं करता था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी वो ना रह जाए। सो ये आप जो है एज एन एचआर मैनेजर देखना होता है। नेक्स्ट इज रेस एंड डिसेबिलिटी। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ना वेरियस रेस बेसिस पर या उनकी डिसेबिलिटी की वजह से एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत इश्यूज आते हैं। वो अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर ऐसा नहीं है, सो दैट इज अगेन अ क्वेश्चन एथिकली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट इज कैश एंड कॉम्पनसेशन प्लान्स। जब आप कैश कॉम्पनसेशन प्लान्स बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज इसमें आते हैं। सो यू विल नीड टू सी कि आप जो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं वो सही हो, इक्विटेबल हो, जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से आप दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगेन वहाँ कुछ बायसनेस है तो फिर वो प्रॉब्लम है। आप बुक्स में जो दिखा रहे हैं और जो कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं, अगर वो टैली नहीं करता, सो अगेन दैट्स एन एथिकल इशू। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। हरासमेंट।
हरासमेंट में कई बार बहुत सारे केसेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में हरासमेंट के, जहां एज एन एचआर मैनेजर आपको लगता है कि if it is maybe a higher person और हायर पोजीशन का कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, सो मुझे वो स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. यू आर रिस्पॉन्सिबल एज एन एचआर मैनेजर टू टेक केयर ऑफ दिस कि कोई हरासमेंट ना हो. सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. नेक्स्ट इज प्राइवेसी इश्यूज. एज एन एचआर मैनेजर आपके पास बहुत सारा डेटा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, एम्प्लॉयज का जो काम कर रहे हैं. आपके पास एक्चुअली में देखा जाए तो उनके ना सिर्फ फोन नंबर्स और उनकी क्वालिफिकेशंस आपको पता है, आपको उनकी सैलरी पता है. सो अगर आप ये सब डेटा कहीं बाहर देते हैं, जो मे बी मार्केटिंग के लिए कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर पाती हैं या कई बार दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पोचिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं लेटर ऑन आपके एम्प्लॉयज को करने के लिए, सो ये सब एथिकली गलत है. नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड हेल्थ. एम्प्लॉय की सेफ्टी, एम्प्लॉय की हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. खास तौर पर अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां मे बी केमिकल इंडस्ट्री है या माइनिंग है, जहां आपके लिए एम्प्लॉय की सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए. सो वहां आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स की लेने की. सो दैट इज समथिंग विच शुड नॉट कम टू योर माइंड. नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग एंड ले ऑफ्स. बहुत बार जब ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर करती है, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होती हैं, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल पैंडेमिक में अभी हमने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ा. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत ज़्यादा एथिकल थी, उन्होंने चाहे वो नहीं इस पोजीशन में थी कि उनको सैलरी बहुत अच्छी दे पाए, दे स्टिल ट्राइड टू मैनेज दैट सिचुएशन. कुछ ने ज़्यादा नहीं सोचा और लगा कि अच्छा हम सैलरी नहीं पे कर सकते, हम उन्हें ले ऑफ कर देते हैं. सो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से एथिकल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपना दिखा सकते हैं और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दोनों में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले जब आप बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की, वहां हम बात करते हैं लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, और एचआरएम में हम बात करते हैं कि जो लोग हमारे पास हैं उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज को हम कैसे मैनेज करें, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को कि हम बेस्ट तरीके से उसे यूज कर पाएं. नेक्स्ट कम्स फिलॉसफी. पर्सनल मैनेजमेंट में जो फिलॉसफी है वो यही है कि एम्प्लॉयज एक टूल हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए अपने यूज के लिए, और अगर कुछ आप देखते हैं कि अब ये काम का नहीं रहा तो आप फिर उसे निकाल भी सकते हैं. लेकिन एचआरएम में ये माना जाता है कि वो जो एम्प्लॉयज हैं आपके लिए टूल नहीं है, एक वैल्यूएबल एसेट हैं. सो अगर वहां कुछ प्रॉब्लम है आप उसके साथ वर्क कीजिए, उसे ठीक कीजिए, ना कि वो एक टूल है जिसे आप निकाल कर साइड कर देंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड बेनिफिट. पर्सनल मैनेजमेंट में जब पहले ये होता था तो वहाँ जो बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सबसे ऊपर रहता था. अब एचआरएम में आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बेनिफिट्स पर इसमें ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयज. जब पर्सनल मैनेजमेंट के तरीके से आप काम करते हैं वहाँ कंप्लायंस पर फोकस किया जाता है. हर एम्प्लॉय को होता है कि मुझे बस जो कहा जा रहा है मुझे उस तरीके से काम करना है, मुझे कुछ भी इधर उधर नहीं करना. लेकिन जब एचआरएम होता है आप उसे वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं. सो एम्प्लॉय का फोकस भी सिर्फ कंप्लायंस पर नहीं होता, उसका होता है कि मैं कमिटेड हूँ इस काम को करने के लिए और मैं जितना बेस्ट अपना दे सकता हूँ वो दूंगा. सो साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयज भी डिफर करता है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर्सनल मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली जो पर्सनल मैनेजर है या जो वहाँ पर ये काम देखता है उसी को ही ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कैसे कितने लोग आए, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ कैसे है. लेकिन जो एचआरएम है वहाँ इवन जितने भी लाइन मैनेजर्स हैं वो भी, जैसे क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने की, उनको ट्रेन करने की, उनके ग्रीवियंसेस को टैकल करने की. सो वहाँ सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं, सभी मैनेजर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना सिर्फ आपका पर्सनल मैनेजर. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट का क्या रोल होता है.
आपकी जो पर्सनल मैनेजमेंट है वहाँ इट्स जस्ट अ ट्रांजैक्शनल रोल जो मैनेजर्स प्ले करते हैं, लेकिन एचआरएम में वो ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करते हैं. सो दे नीड टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म एंड टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. वो कैसे लेकर जाएंगे उस पर फोकस रहता है. नेक्स्ट इज मैनेजरियल एक्टिविटीज. पर्सनल मैनेजमेंट में दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि हम लोगों को मॉनिटर करें, देखें वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया, अकॉर्डिंगली हम उन्हें पे करें, बस दैट्स इट. लेकिन जो एचआरएम है वहाँ जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ उसका फोकस लोगों पर नज़र रखने पर नहीं होता. वहाँ होता है कुछ ऐसा करें कि लोग खुद ब खुद ही काम करें. और हमारा काम क्या है? हमारा काम है ह्यूमन टैलेंट को नर्चर करना, उस पर ध्यान देना कि वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जब हम वो करेंगे तो फिर वो अपने आप ही काम करेगा. सो ये अप्रोच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. एम्फेसिस अगर आप देखें पर्सनल मैनेजमेंट में जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया जाता था कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ को प्रोक्योर करेंगे, कैसे हम उन्हें जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, उन्हें सैलरी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेजल कर लेंगे, देख लेंगे कि कितने साल में कितना, कैसे हमने उनको इंक्रीमेंट देना है. दैट्स इट, हमारा काम हो गया. एचआरएम में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ऐड हुई. कैसे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, कैसे हम उनको सेटिस्फाइड रखेंगे, कैसे हम उनसे एक अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बनाकर रखेंगे, कौन कौन सी वेलफेयर की चीज़ें हैं जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए एक मन से काम करें. सो ये डिफरेंस है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एचआरएम एंड स्ट्रैटेजिक एचआरएम. अब क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये हमें यहाँ से क्लियर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडिशनल एचआरएम है वहाँ फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, एम्प्लॉयज़ की मेंटेनेंस, उनकी इस चीज़ पर कि वो एफिशिएंटली काम करें, वो खुश हों ऑर्गेनाइजेशन के साथ. लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एचआरएम की, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है ये भी देखना कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो उसकी स्ट्रैटेजी है, जो कंपटीशन से उसको डील करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी उसने बनाई है, वो उसे पूरा कर सके जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसे. सो बेसिकली जो फोकस होता है आपके ट्रेडिशनल एचआरएम में वो होता है एम्प्लॉय रिलेशंस पर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर. और स्ट्रैटेजिक एचआरएम में आपका जो फोकस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर और क्या स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनाइजेशन की उस पर. नेक्स्ट इज गोल. गोल आपका जब आप एचआरएम में काम करते हैं, आप उस अप्रोच से चलते हैं, वहाँ आप चाहते हैं कि कंप्लाइंट रहें, जो जो चीज़ें आपने तय की हैं सब वैसे हो और एफिशिएंटली होना चाहिए. स्ट्रैटेजिक एचआरएम के केस में आप ये चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरह से तैयार करें कि वो आपके लिए एक कोर कॉम्पिटेंस बन जाए और कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एज हासिल करने में हेल्प कर पाएंगे थ्रू योर एम्प्लॉयज, ये आपका गोल रहता है. नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव. ट्रेडिशनल एचआरएम बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है कंपेयर टू स्ट्रैटेजी, क्योंकि वहां आप बहुत दूर की सोचते हैं कि क्या होगा, कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज को लेकर, आगे हमें क्या करना है. सो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप की अप्रोच रहती है. यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में भी काम करते हैं, मीडियम लॉन्ग सब तरीके से आप हर एंगल से आप स्ट्रैटेजीज अलग अलग लेवल पर डेवलप करते हैं, अकॉर्डिंगली आप फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट इज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्ट्रैटेजिक एचआरएम में जो लाइन मैनेजर्स हैं उनको काफ़ी हद तक वर्कफोर्स मैनेजमेंट का काम सौंप दिया जाता है. हालांकि ट्रेडिशनल एचआरएम में प्रिडोमिनेंटली जो एचआर स्पेशलिस्ट हैं उनका रोल रहता है. नेक्स्ट आपका एचआर को करना क्या है इसमें ट्रेडिशनल एचआरएम में, वहाँ वो कस्टोडियन होते हैं सिर्फ कि जो एचआर पॉलिसी हमने बनाई है सब चीज़ें हमें देखनी है उस हिसाब से चल रही हैं कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं, आप कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. लेकिन स्ट्रैटेजिक एचआरएम में जो उनका रोल है बहुत क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज देयर दे बिकम स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर्स. बिजनेस कैसे स्ट्रैटेजिकली ग्रो करेगा ये देखना जितना बाकी जो मैनेजर्स हैं प्रोडक्शन मार्केटिंग उनका काम है, उसी तरह से आप भी उस चीज़ को देखने के लिए उतना ही पार्टनरशिप
वाला रोल प्ले करते हैं. सो यू बिकम स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर्स. अप्रोच बहुत ही रिएक्टिव होता है, फ्रेगमेंटेड होता है. आप HRM में जो चीज़ें आप करते हैं वो उतना इंटीग्रेटेड नहीं होती जितना स्ट्रैटेजिक में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजिक में अगर हमारा विजन है कि हमें सबसे जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है जो कस्टमर प्रेफर करें, अब उसके लिए फिर आपको एज एन HR अपने एम्प्लॉयज को वैसे ट्रेन करना पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर वो ज़्यादा काम करें. एट टाइम्स आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जब आप ऊपर रखते हैं बहुत सारी और चीज़ों में कुछ ऊपर नीचे, अगर लेट्स से आपको क्वांटिटी में कमी आती है तो वो भी आप उसके लिए रेडी रहें. सो इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्ले करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज की इन्वेस्टमेंट्स. ट्रेडिशनल HRM में आप जो मेन आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है कैपिटल, उसका प्रोडक्ट्स, उसी वो इन्वेस्टमेंट मानता है. लेकिन स्ट्रैटेजिक HRM में एक ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है कि जो लोग हैं उनकी जो नॉलेज है वो मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है. अगर मैं लोगों पर उनकी नॉलेज एनहांसमेंट पर इन्वेस्ट करूंगा दैट इज गोइंग टू फेच मी गुड रिजल्ट्स. अब नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी सेंटर. जब ट्रेडिशनल HRM होता है वहाँ आप उसे एक कॉस्ट सेंटर मानते हैं, यानी कि ये माना जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग पर कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो एक कॉस्ट है. यही स्ट्रैटेजिक HRM में ये इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह रोल प्ले करता है. सो लेट्स से यहाँ ये माना जाएगा कि अगर आप ट्रेनिंग पर कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो एक कॉस्ट नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है. अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह उसे ट्रीट करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल HRM एंड स्ट्रैटेजिक HRM. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट न्यू ट्रेंड्स इन HRM. बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में और HRM को अकॉर्डिंगली उनके साथ डील करना है. क्या क्या चीज़ें हैं वो क्विकली लेट्स हैव अ लुक एट इट. फर्स्ट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर. अब हाइब्रिड मोड पर चीज़ें काम करती हैं. सो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे वहाँ पर काम करेंगे. बहुत बार आप देखेंगे वर्क फ्रॉम होम है, सो मे बी इन अ वीक 2 दिन आप काम पर जा रहे हैं, 3 दिन आप घर से काम कर रहे हैं. सो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज अ न्यू ट्रेंड विच यू कैन सी अब जो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के बाद पॉसिबल हो पाया है और इसके ऑब्वियसली बहुत प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हायरिंग प्रोसेसेस. हायरिंग प्रोसेसेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. पहले आप जब हायरिंग करते थे तो एक अलग तरीके से की जाती थी. अब आप लेट्स से अगर आपने कुछ एडवर्टीजमेंट दी है अपनी वेबसाइट पर तो चैटबॉट्स हैं, वो चैटबॉट्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के साथ, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम एफर्ट जो है वो सेव होता है. आप स्क्रीनिंग बहुत फास्टर कर पाते हैं क्योंकि मैनुअल अब आपको चीज़ें नहीं करनी है. सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू. एप्लीकेंट ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं. सो जब आप वो पूरा हायरिंग प्रोसेस आपका चल रहा होता है, जब आपका वो सिलेक्शन और स्टेजेस पर आप आगे जाते हैं, कौन किस स्टेज पर है, किसका इंटरव्यू राउंड हो गया, कौन टेस्ट में आपका हो गया सक्सेसफुल, किसका आपको रेफरेंसेस से ओके आ गया है, बैकग्राउंड चेक इज सक्सेसफुल, किसके मेडिकल चेक्स पूरे हैं. सो बहुत ईजिली आप वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रख पाते हैं क्योंकि हर एम्प्लॉई अलग अलग लेवल पर उस पर होता है. सो दैट बिकम्स वेरी ईजी. That's again, as we said, it's a new trend happening. Next comes global expansion. रिमोट वर्किंग जो अब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन. इसने ग्लोबलाइजेशन तो पहले था ही, अब इसे एक नए लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है. एज एन HR मैनेजर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट होंगी इससे, क्योंकि अब आपको उन लोगों के साथ काम करना है जो शायद आपकी कंट्री में भी नहीं है, बाहर हैं, रिमोटली वर्क कर रहे हैं. एट द सेम टाइम यू नीड टू एंश्योर दे गिव देयर बेस्ट. सो अलग तरीके के चैलेंजेस जो हैं आने वाले हैं. एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें हम दे रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि वो घर पर हैं लेकिन काम नहीं कर रहे. सो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके. यू विल नीड टू सी, यू नीड टू इवॉल्व एंड फाइंड आउट वेज हाउ यू आर गोइंग टू मॉनिटर एम्प्लॉयज़. Next comes employee experience.
दिस इज समथिंग जिसने ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस गेन की है और होनी भी चाहिए। एज एन HR मैनेजर आपको समझना होगा कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके सिंप्लीफाइड और स्मूदन हो गए हैं। यूजिंग डिजिटलाइजेशन आप उनका लीव्स एंड एवरीथिंग बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे अब सेल्फ सर्विस पोर्टल्स ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेंगे जहां एम्प्लॉय अपनी हर चीज़ लीव्स से लेकर, अगर उसे डिज़ाइन करना है तो अब ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन लिख के देगा या फिर ईमेल करेगा, वो पोर्टल पे जाएगा एंड ही वुड डिज़ाइन एंड थिंग्स बिकम वेरी ऑटोमेटेड। और बहुत इससे जो है चेंजेस आए हैं, चीज़ें स्मूदन हो गई हैं, फास्टन हो गई हैं। सो अब आप उस पर भी काम कर सकते हैं कि कैसे हम वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑब्वियसली हैज़ एवर बीन अ ट्रेंड और अब बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं इवन इसका जो स्पीड है चेंज करने की, जो डायनामिज्म है वो भी और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा ऑटोमेशंस इसमें लानी पड़ती हैं। एज एन HR आपको देखना पड़ेगा कि जब टेक्नोलॉजी चेंज है और अब आपके पास तरीके हैं, मौके हैं जहां आप बहुत ज़्यादा डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं, उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस एम्प्लॉय की क्या कमी है, कैसे उस पर काम करना है और दैट विल रियली हेल्प यू। आप अपनी स्पीड और बढ़ाएं अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को कोर कॉम्पिटेंस बनाने के लिए। लास्टली डेटा एनालिटिक्स, एज वी सेड, सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है अब डिसीजन मेकिंग के लिए। एज एन HR मैनेजर यू नीड टू सी हाउ यू टेक डिसीजन, ना सिर्फ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, अब जो डिसीजन मेकिंग है वो डेटा के बेसिस पे की जाती है। सो दीज आर मेनी ट्रेंड्स विच आर हैपनिंग एंड एज एन HR मैनेजर अगर आप इन सभी ट्रेंड्स को समझ पाएं, ऑब्जर्व कर पाएं, इस पर काम कर पाएं और इसके साथ रफ्तार बना के रखें, सो आप अच्छे तरीके से एज एन HR मैनेजर अपना रोल प्ले कर पाएंगे। सो दैट इज अबाउट द न्यू ट्रेंड्स। विद दिस हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। सो इवोल्यूशन से लेकर नए ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजिक HRM, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर किया। अगर आपने नोट सही से बनाए हैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं जो आप एग्जाम में लिखकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन केस यू हैव क्वेश्चंस ऑन एनीथिंग, एथिकल इश्यूज और न्यू ट्रेंड्स और एनी अदर थिंग दैट वी कवर्ड इन द वीडियो, you can let me know in the comment section. I would respond to it. Don't forget to subscribe for Unit 2 Marathon, which is going to come up next. Keep working hard, prepare for your exams, do well, and I'll see you in the next class.